दिल्ली में वैश्विक हिंदी उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। इस दौरान पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के सतत और स्थायी विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस शिखर सम्मेलन में कई अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों ने हिस्सा लिया और इन क्षेत्रों में मौजूदा चुनौतियों और उनके समाधानों को तलाशा गया। एआई और बदलते मौसम, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्किल समेत हिंदी के प्रैक्टिकल इस्तेमाल को लेकर भी मंथन किया गया। इस दौरान सम्मेलन में इंडिया एक्सिम बैंक के चीफ जनरल मैनेजर विक्रमादित्य उग्रा ने बताया कि कैसे अब बैंक भी इस परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। हमारा भारत देश आज दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में अपना नाम लिखा चुका है। देश में निरंतर आर्थिक सुधार हो रहे हैं तथा बुनियादी ढांचागत विकास जारी है। तकनीक नई ऊंचाइयों पर है और वैश्विक वैल्यू चेन में हमारी हिस्सेदारी बढ़ रही है। इन सब में हमारे लिए नए अवसर छिपे हैं और इन अवसरों का लाभ उठाया जा सके, इसके लिए नीतियां बेहतर की जा रही हैं। निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है और नवाचार पर जोर दिया जा रहा है। मकसद साफ है कि भारत को समावेशी, इंक्लूसिव और पर्यावरण अनुकूल और सतत विकास की राह पर आगे ले जाना है। अब आते हैं संपोषी वित्त की जरूरत पर, सस्टेनेबल फाइनेंस। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूंजी की भी जरूरत है और इसलिए पारंपरिक फंडिंग मॉडल भी अब संपोषी वित्त की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस, जिन्हें हम एक साथ ESG के नाम से जानते हैं, इनसे जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखकर निवेश किया जाता है। जब हम संपोषी वित्त की बात करते हैं तो मन में सबसे पहले पर्यावरण का विचार आता है, लेकिन संपोषी वित्त केवल पर्यावरण से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि ये समाज में संतुलन बनाए रखने, जवाबदेह प्रशासन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। एक्सिम बैंक भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली निर्यात ऋण संस्थान है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था और देश के निर्यातकों की बदलती जरूरतों के मुताबिक पिछले 43 सालों से अपनी रणनीतियां बनाते आ रहे हैं। बैंक ने अपने परिचालनों में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं से लेकर आधिकारिक नीतियों तक में जरूरी संशोधन किए हैं और संपोषी वित्त पर फोकस बढ़ाया है। संपोषी वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक ने हाल ही में एक संपोषी वित्त कार्यक्रम लॉन्च किया है और इसके जरिए बैंक मौजूदा और उभरते निर्यातकों के, एक्सपोर्टर्स के हरित न्यून कार्बन उत्सर्जन के प्रयासों में मदद कर रहा है। अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक पात्र कंपनियों को हरित परियोजनाओं, परिवर्तनकारी परियोजनाएं, सामाजिक परियोजनाओं और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े निवेशों का वित्त पोषण करता है। इस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रमा ने भी हिंदी की उपयोगिता को लेकर अपना तर्क साझा किया। हम बात कर रहे हैं कि नवोन्मेष के युग में सतत विकास कैसे किया जाए। ये जो हम इनोवेशन की बात करते हैं, हम जो है कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, पूरे विश्व का परिदृश्य बदलता जा रहा है और मैं सोचती हूँ कि भारत तो कभी भी यूज एंड थ्रो वाला देश रहा ही नहीं। हमारे यहाँ तो छोटी सी चीज का भी हम कैसे हमारी नानी दादी इस्तेमाल करना सिखाती थी। हमें ध्यान है, नीम के दातुन जब तक उसका अंतिम छोर तक खत्म ना हो जाए हमें फेंकने की इजाजत नहीं होती थी। तो ये यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति हमारे देश की नहीं है और जब से यूज एंड थ्रो आ रहा है, मुझे लगता है कि आज के इस सम्मेलन में हिंदी के साथ साथ हम जो पर्यावरण की बात करेंगे, हम ई वेस्ट की बात करेंगे, ये यूज एंड थ्रो वाली जो संस्कृति आई है, ये ई वेस्ट को बहुत बढ़ावा दे रही है, जिससे कि पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदी उत्कृष्टता की। अभी हम बैठे थे तो संजय कुंडू जी कह रहे थे कि देखिए ऐसा है, हम तो सीधी सीधी बोलचाल की हिंदी इस्तेमाल करेंगे, हम वो कठिन वाली हिंदी इस्तेमाल नहीं करेंगे। संजय जी, जिस समय आप जैसे लोग नमामि गंगे की बात करते हैं, सोनल जैसी बेटी, भारत की बेटी को बचाने की बात करती हैं, तो हिंदी का भविष्य सुरक्षित रहता है। और हिंदी कठिन नहीं है, हिंदी तो दिल की भाषा है। ये भाषा तो दिल से निकलती है, दिल को दिल से जोड़ती है। ये तो हिंदी का प्रयोग
ना करने की मंशा रखने वाले लोगों ने इसको कठिन बना दिया है। मैं शर्तियां कह सकती हूं कि हिंदी कभी किसी को कठिन लग ही नहीं सकती। जो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, जैसी लिखी होती है वैसी पढ़ी जाती है। आवश्यकता है इसका प्रयोग बढ़ाने की। इस शिखर सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध बनाने के लिए चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़ी आईएएस सोनल गोयल ने भी इन विषयों पर अपने विचार रखे। सतत विकास की बात करें, चाहे हिंदी को हम किस तरीके से और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, वैश्विक स्तर पे कैसे और आगे बढ़ाएं, और इनोवेशन, हम जो इनोवेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसको कैसे हम इंटीग्रेट करके हिंदी का जो स्तर है वैश्विक स्तर पे, हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से हिंदी भाषा अब एक हमारे देश में ही नहीं बहुत सारी देशों में बोली जा रही है, सुनी जा रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सर की कोशिश यही रहती है कि वो जिस भी कंट्री में जाते हैं तो कोशिश उनकी ये रहती है कि वो हिंदी भाषा में अपना वक्तव्य रखें। तो ही टेक्स प्राइड, उनको हिंदी भाषा में अपना वक्तव्य रखने में एक गर्व महसूस होता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां उन्होंने हिंदी भाषा के बारे में बोला कि जो देश अपनी भाषा और संस्कृति पे गौरव महसूस नहीं कर सकता वो देश कभी उन्नत नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें इस बात को समझना कि अगर कोई देश, ये सिर्फ हिंदी भाषा की ही बात नहीं, जितने भी हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और डायलेक्ट्स हैं, मैंने क्योंकि अपने नौकरी के कुछ साल, मेरा त्रिपुरा काडर है तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी व्यतीत किए। त्रिपुरा में मैं रही, इनिशियल 8 साल मैं वहाँ रही, फिर मैंने हरियाणा में काम किया और फिर मैं त्रिपुरा में दोबारा मैंने काम किया। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो बंगाली है, और बंगाली के अलावा वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, त्रिपुरा में बहुत अच्छा एक ताना बाना है कि जहाँ पे 19 मेजर ट्राइब्स हैं और 33 सब ट्राइब्स हैं। तो उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। आदिवासी जो जितना भी उनका अलग अलग हैमलेट्स हैं, वो छोटे छोटे चकमा और रियांग कम्युनिटी, सबका अपना अपना लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके हिंदी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक मीडियम जो बना है वो मुझे लगता है कि वो है हमारा टेलीविज़न, वो है हमारा बॉलीवुड, वो है हमारा सिनेमा। क्योंकि आज हम देश से दूसरे देशों में भी अगर जाएं तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे केबल के अंदर भी या हमारा जो सैटेलाइट टीवी है उसमें भी हिंदी के चैनल्स लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये जो प्रयास है, हम इसको एक एंटरटेनमेंट की तरफ से तो देखते हैं, बट ये एंटरटेनमेंट का एक पॉजिटिव एक जो योगदान है वो योगदान ये है कि भारत के अलावा ऐसे कई देश हैं जिसमें हिंदी लोग बोलते हैं, हिंदी लोग समझते हैं और हिंदी के गाने उस पर परफॉर्म भी करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे विश्व में अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जा रहा है, विश्व योग दिवस को मनाया जा रहा है। तो जब योग दिवस की बात कुछ सालों पहले यहाँ शुरू हुई, किस तरीके से हमारी मानसिक जो हेल्थ है, हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है, हमारा फिजिकल स्वास्थ्य है, उस शारीरिक स्वास्थ्य है, उसके साथ में कैसे हम एक हार्मनी लेके आए अपने मन, मस्तिष्क, हृदय के अंदर। तो इस मुद्दे को लेके जब हमारा देश आगे बढ़ा तो इंडिया के बाहर इतने लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, और आज अगर हम देखें तो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी कंट्रीज से लोग हमारे देश में आते हैं योग को सीखने, और योग को सीखने के बाद वो और जगह अपने देश में जाके भी उसका और प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं किस तरीके से वो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बने। तो जब हम सतत विकास की बात करते हैं, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारा जो एक नारा है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो किस तरीके से कोलैबोरेशन में काम किया जाए, किस तरीके से ऐसे मुद्दे जिससे हर देश ग्रसित है। अभी हम
कुछ दिनों में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे। महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारे सेमिनार्स आप लोग भी आयोजन करेंगे, आप लोग जाएंगे, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें बोलेंगे। तो ये जो एक मुद्दा है, जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी एजेंडा 2030 का पार्ट है। तो इसमें हमें किस तरीके से अपना और सामूहिक हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, किस तरीके से ग्लोबल इंटरचेंजेस को हम बढ़ावा दें, और उसके अंदर हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा हिंदी को हम कैसे बढ़ावा दें, ये हम सबको सोचना चाहिए। और उसमें प्रयास हमारे देश में चल रहे हैं, उन प्रयासों को और आगे ले जाते रहना चाहिए। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे रिटायर्ड आईपीएस संजय कुंडू ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए, आप जानते हैं 2030 में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये स्थापित किया था, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे। अगर आप इन गोल्स को देखें तो पॉवर्टी, गरीबी से, हंगर, भूखमरी से लेके ये पार्टनरशिप फॉर गोल्स है। इंडिविजुअल लेवल से लेके फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, नेशन और ग्लोब, ऐसे हैं ये। तो जब मैं अपने अनुभव जो जल संसाधन मंत्रालय में रहा उससे मैं बोलूँगा, और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का मैं प्रधान सचिव था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, उससे बोलूँगा। तो जब जयराम जी मेरे को ले गए अपने साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव में, तो उन्होंने बोला कि कुंडू जी क्या करना चाहिए, हाउ डू यू एसेस ग्रोथ ऑफ अ स्टेट, राज्य की प्रगति कैसे एसेस कर सकते हैं, क्या उसके मापदंड है। मैंने बोला सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और नीति आयोग इसके हर साल इंडेक्स जारी करता है, और अगर हम एज राज्य अच्छा करें तो हमको टॉप पे आना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि 2 साल जब मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में रहा तो हम भारत में प्रथम स्थान पे थे। पहले बार तो हमारे साथ केरला था और दूसरी बार हम प्रथम स्थान पे थे, केरला दूसरे स्थान पे थे। और एसडीजी इंडेक्स जो नीति आयोग ने रिलीज किए, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में काली हिमाचल प्रदेश ही था, बाकी दक्षिण भारत के सारे राज्य थे। तो मैंने बोला ये एक असेसमेंट है, अगर देश की भी अगर प्रगति हमने देखनी है ओवरऑल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम कहाँ पहुंचे हैं ये देखना बड़ा जरूरी है। और ये पूरे दुनिया ने सोच समझ के बनाया है और इसको हमको आगे ले जाने की जरूरत है। अब मैं जल यानी वाटर का इसमें क्या कनेक्शन है। जो वाटर या जल है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 6, 7, 12, 13, 14 और 15 में आता है। तो अगर कहें तो जो जल या वाटर है बड़ा की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने काम किया है तो अपने अनुभव से बताऊंगा। भारत का जो लैंड मास है वो 2% है दुनिया का, और 4% फ्रेश वाटर है हमारे पास। 17% आबादी जनसंख्या है दुनिया की, और 15% कैटल मवेशी है हमारे पास। तो चुनौती है कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जल कम है, हमारे पास डिमांड्स बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि पॉवर्टी और हंगर की बात हो रही है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारा कल्टीवेटेड एरिया जिसमें खेती होती है 47% है। नॉन कल्टीवेटेड और वेस्ट लैंड जो बंजर और जहां खेती नहीं होती वो 30% है। फॉरेस्टेड यानी जंगलात 23% है। और जो इरिगेटेड एरिया है 37% है पूरे कल्टीवेटेड एरिया का, उससे हमको 55% अनाज मिलता है। और जो रेन फेड है वो 63% है और 45% अनाज मिलता है। तो हमारे लिए एक तो पॉवर्टी कैसे करें, हंगर कैसे करें, इससे आपको पता लगता है। अब आते हैं पानी की बात, जल की बात, वाटर की बात। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन इंडिया में होता है 4000 किलोमीटर क्यूब होता है। ये बहुत काफी पानी है, जिसमें से 3000 के करीब हमको मॉनसून के
मौसम में आता है, 75%, 75%। और हमारी नदियों में औसत 2000 किलोमीटर क्यूब के करीब पानी है, जिसमें से 690 इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जा सकता। और भूजल है वो 433 किलोमीटर क्यूब है। कुल मिला के 1123 किलोमीटर क्यूब हमारे पास पानी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी तो काफी है, लेकिन इसकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, हर आदमी को कितना अवेलेबल है, धीरे धीरे होके कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। एक फेल्कन मार्क करके एक स्वीडन की एक महिला साइंटिस्ट थी, उसने बोला 1700 मीटर क्यूब पर ईयर पर पर्सन ये एवरेज है, उससे नीचे वाटर स्ट्रेस बोलते हैं। तो 2011 में हमारा जो फिगर था 1545 किलोमीटर क्यूब का था, तो यानी कि हम ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड है। और 2050 में ये गिर के 1090 हो जाएगा, और 1000 से नीचे इसको वाटर स्केस करते हैं, और 500 से नीचे चला जाएगा तो एब्सोल्यूट वाटर स्केसिटी बोलते हैं। तो एक जल की या पानी की बहुत बहुत दुविधा होने वाली है। हमारे लिए जो एक चुनौती है कि हमारा 75% जो पानी आता है वो मानसून के टाइम में आता है। और क्लाइमेट चेंज की बात ओगरा साहब ने की, तो क्लाइमेट चेंज है क्या एग्जैक्टली? उसको देसी भाषा में, आम भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश करें, है क्या? पहले रेनी डेज, जो बारिश के दिन होते थे, वो 150 होते थे, तो धीरे धीरे करके बारिश आती थी। अब ये घट के 15 दिन हो गए, तो बारिश बहुत ज्यादा आती है। पहले जब बारिश धीरे धीरे आती थी तो ग्राउंड रिटेंशन काफी ज्यादा होता था, जिसके कारण हमारा ग्राउंड वाटर, भूजल का स्तर धीरे धीरे करके बढ़ता रहता था। और लैंडस्लाइड्स या फ्लड्स ज्यादा नहीं होते थे। अब क्योंकि बारिश इतनी तेज आती है, रिटेंशन कम हो रहा है, दूसरी मड स्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। ग्लोबल हिंदी के इस कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट में एआई का काम देख रहे बालिंदु शर्मा दादीच ने भी शिरकत की और आने वाले वक्त में एआई द्वारा हमारे जीवन में होने जा रहे बदलावों के बारे में बताया। नई चीज ये आई है, पहली बात कि आप एआई के साथ संवाद करने लगे हैं। अब आप उसके साथ बात करने लगे हैं। ये पहले नहीं होता था ना। आप गूगल पर जाते थे, अपना डॉक्यूमेंट डालते थे या कॉपी पेस्ट करते थे और बटन दबाते थे। अब वैसा नहीं है, अब आप बात करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि ये एआई संदर्भ को समझ सकती है, कॉन्टेक्स्ट को समझने लगी है। यानी आप जब अनुवाद के लिए पहले कुछ देते थे तो अलग अनुवाद आता था, लेकिन 2022 के बाद अलग अनुवाद आता है, क्योंकि अब वो संदर्भ को समझती है। तीसरा बड़ा बदलाव क्या आया है कि ये एआई अब क्रिएट कर सकती है। पहले की तकनीक नया क्रिएट नहीं करती थी, रूपांतरण करती थी पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स का। नई एआई क्रिएट करती है। आप उसको कहते हैं कि मेरे लिए जाओ, एक आज के इस कार्यक्रम के बारे में या इस सतत विकास के बारे में एक निबंध लिख दो, तो वो लिख देती है। वो क्रिएट करने में सक्षम है। उसके बाद इसके पास कॉग्निशन आ गया है, यानी कि समझ, ये समझ सकती है। और अंत में इसके पास लॉजिक आ गया, यानी ये तर्क दे सकती है। तो ये बड़ा बदलाव है पहले में और आज में, जो हमें समझने की जरूरत है। ये ऐसा क्या हो गया 2022 के बाद। अब इसी की वजह से ये जो नए बदलाव आए हैं, उसी की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सतत विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देने में सक्षम है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा जिनसे मैं खुद जुड़ा हुआ हूं। जैसे सबसे पहली बात तो आपको बताएं कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में ये हमें पहले से चेतावनी देने में सक्षम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे अपने भारत में एक परियोजना है जिसका नाम है सीड्स। इस परियोजना के तहत क्या होता है कि उपग्रहों से डेटा इकट्ठा किया जाता है और तटीय इलाकों के जो घर हैं उनकी छतों, उनके रास्तों आदि का विश्लेषण करते हुए ये बताया जाता है कि तूफान की स्थिति में इनमें से कौन से घरों में सबसे ज्यादा तबाही होने की आशंका है। दूसरा क्षेत्र लेते हैं कृषि। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में एक संस्था है एडीटी बारामती, उनके साथ काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में काम करती है।
और एडीटी बारामती किसानों के बीच में काम करने वाली एक संस्था है। तो वहाँ पर कृषि में जो किसान बुआई करते हैं, बुआई से लेकर के पैदावार तक का जो काम है उसको सेंसर्स के जरिए, एआई के सेंसर्स के जरिए मॉनिटर किया जाता है और बताया जाता है कि कौन से पौधों में किस जगह पर कीड़े लग रहे हैं, कहाँ लगने की संभावना है और कहाँ पर इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बताती है। तीसरा क्षेत्र है स्वास्थ्य का। तो जो अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप है और नारायण हेल्थ ग्रुप है, उनके साथ में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और काम क्या है कि कोई मरीज यदि जाता है वहाँ पर और वो अपना चेकअप कराता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बता सकती है कि तुम्हें 5 साल बाद दिल का दौरा पड़ने की आशंका है। अभी नहीं, 5 साल बाद या 3 साल बाद। एक और अस्पताल है जिसका नाम है एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल, दक्षिण का प्रसिद्ध अस्पताल है। उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी आंखों का स्कैन करके बता देती है कि आपको आज या 5 साल बाद या 7 साल बाद मोतियाबिंद हो सकता है या काला मोतिया हो सकता है। आज यानी कि आप आज ही संभल जाएं। इसके अलावा सम्मेलन में जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर प्रभात रंजन भी शामिल हुए। उन्होंने भी इन विषयों पर अपने विचार रखे। हिंदी उत्कृष्टता सम्मेलन के लिए ममता जी का कि उन्होंने, जैसा कि बालेंदु जी ने कहा, कि एक ऐसे विषय पर हिंदी में चर्चा करवाने का प्रयास किया और इतना जिस पे आमतौर पर हिंदी में बात नहीं होती है। हिंदी में जब भी बात होती है, कविता सुनाई थी बालेंदु शर्मा दधीच जी ने कि भावावेश की बातें होती हैं। अभी जसकरण जी कह रहे थे कि हम कहते हैं राष्ट्रभाषा है, हम बहुत बड़ी भाषा है, दुनिया की तीसरी भाषा है, लेकिन वो भाषा कैसे एक सशक्त भाषा है। आज बालेंदु शर्मा जी को सुनते हुए ये बात महसूस हुई कि किस तरह से तकनीक के माध्यम से हमारी भाषा उस भाषा के रूप में आज दुनिया में स्थापित है जिसमें सब कुछ करना संभव है। दुनिया की सभी भाषाओं, अंग्रेजी खास करके हम हिंदी वाले हैं, हम सबसे ज़्यादा आतंकित जिस भाषा को लेकर रहते हैं वो अंग्रेजी भाषा है। और हम अपनी भाषा में सचमुच अगर हमारी भाषा इतने बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है तो उसको सशक्त बनाया है, टेक्नोलॉजी ने बनाया और टेक्नोलॉजी ने इस भाषा को रूपांतरित किया है। एआई की बात करते हुए इन्होंने जो बातें बताई उससे लगता है कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये भाषा की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा नवोन्मेष की बात करता हूँ कि जब मैं सोच रहा था, जब से मुझे ममता जी ने कहा कि नवोन्मेष और सतत विकास पर बोलना है, तो मैं सोच रहा था क्या बोलूँगा हिंदी में। और नवोन्मेष शब्द मेरे ध्यान में ये बात बहुत दिनों से आ रही थी कि जब 1847 में भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में खोला गया था, तो उस कॉलेज में आखिर किन लोगों को किन लोगों को दाखिला दिया गया होगा, किन लोगों ने पढ़ाई की होगी, वो कौन लोग रहे होंगे जो फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच के इंजीनियर बनकर निकले होंगे रुड़की से, जिन्होंने देश में सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र बहुत सारे निर्माण कार्य किया होगा, वो कौन लोग होंगे। इसका उत्तर ढूंढते ढूंढते मुझे प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय अनुपम मिश्र जी की किताब हमारा पर्यावरण में संदर्भ आया, जिसमें उन्होंने संदर्भ में लिखा है कि जो पहले बैच के लिए जो छात्रों के नामांकन के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, वो ये नहीं था कि पीसीएम में आपको इतने % होने चाहिए और पीसीएम के बाद आपको टेस्ट देने पड़ेंगे बहुत सारे। वो ये था कि जिनको अपनी मिट्टी पानी का अच्छी तरह से ज्ञान हो वो यहाँ आकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ग्लोबल हिंदी के इस सम्मेलन के दौरान जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग मिश्रा ने भी विभिन्न मेहमानों से इस विषय पर बड़े ही सार्थक चर्चा में हिस्सा लिया। जज ने ऐसा मंच संचालन किया, उसके बाद कहने और सुनने को बहुत कुछ रहता नहीं है। वक्ताओं ने अपनी बात को बड़े प्रभावी तरीके से रखा, चाहे सोनल मैडम हो, चाहे संजय सर हो, बालेंदु जी हो, प्रभात जी हो। एक्चुअली मेरा एक उर्दू का एक शेर है मशहूर जगह मुरादाबादी का, जो कि इतना कुछ शेर पढ़ दिए गए, तो मेरा भी एक शेर था कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। तो हमारे वक्ताओं पर ये शेर पूरी तरह फिट बैठता है कि उन्होंने इस तरह ऐसी बातें करी अपने क्षेत्रों में, चाहे वो एआई के बारे में बालेंदु जी ने बताया हो कि वो संवाद की भाषा बन चुकी है, इन्वायरमेंट में कैसा योगदान संभव है संजय जी ने बताया, सोनल जी ने बताया कैसे भाषाई जो पुल हैं उसको कैसे बदला गया, कैसे संवाद के माध्यम बने, प्रभा जी ने साहित्य के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी कि हिंदी कैसे पुल बन सकती है, चाहे वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हो चाहे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो। तो मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ग्लोबल हिंदी के इस मंच पर पहली बार पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के सतत विकास और उनमें होने जा रहे बदलावों पर चर्चा की गई। इस चर्चा का मकसद हर दिन बदल रही दुनिया में बदलावों के बीच हिंदी भाषा के महत्व पर जोर देना था।